11 सालों से, जब से 2014 से भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में आई, उसके बाद से एक नफरत की राजनीति समूचे भारत में शुरू की गई। हर जगह पर आप देखें तो नफरत की बात, मॉब लिंचिंग, पैगंबर साहब की शान में गुस्ताखी करना, मुस्लिम समाज को बुरा भला कहना, मस्जिद और मदरसों को निशाना बनाना, मुस्लिम झुग्गी झोपड़ियों को निशाना बना के बुलडोजर की राजनीति करना, और उससे ज्यादा कि भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री खुद, गृह मंत्री खुद जब कटोगे तो बटोगे की बात करे, मंगलसूत्र लूट के ले जाने की बात करे, भैंसे चुरा जाने की बात करे, हिंदू बेटियों को भगा ले जाने की बात करे, उनके जो चुने हुए मुख्यमंत्री और उनके जो विधायक और मंत्री जो नीतीश राणे जैसे, वो लोगों को कहो कि मस्जिद में घुस करके मारेंगे। एक तरह से तुम नफरत की राजनीति चला रहे हो, संवैधानिक लोगों को अधिकार नहीं दे रहे हो, अपनी सत्ता को बनाने के लिए, हथियाने के लिए डबल स्टैंडर्ड रखते हो। एक तरफ गाली गलौज करना और दूसरी तरफ इस तरीके से, यानी लोगों को बरगला कर वोट लेने के लिए इस तरीके की कोशिश करना। और कई जगह पे मुस्लिम समाज के लोगों को टिकट भी दी गई। एक तरफ तुम अपमानित कर रहे हो, पैगंबर साहब की शान में तुम्हारे प्रवक्ता गुस्ताखी कर रहे हैं, तुम्हारे सांसद लोकसभा में मुस्लिम सांसद को जातिवाचक गालियां दे रहे हैं, दूसरी तरफ तुम बेरहमी पूर्वक बुलडोजर चला रहे हो, न किसी को सुन रहे हो, न किसी के एविडेंस चेक कर रहे हो, सिर्फ और सिर्फ एक जो अपनी नफरत की राजनीति के तहत जो मामले बने। मैंने आपने भी देखा कि जिस तरीके से गिर सोमनाथ में, पाटन में 300-400 साल पुराने मजार थे, मस्जिदें थी, शहीद कर दिए गए। जूनागढ़ में कई दरगाहें और मस्जिद थी, शहीद कर दी गई। बेट द्वारका में हमने देखा, और अब तो हमने देखा कि जो नरोड़ा के यहाँ पर कि जो हमारे हिंदू समाज की जो बस्ती है, जहाँ पे रबारी समाज के लोग थे, उसको भी बुलडोजर से जो था वहां पर, उसको भी उन्होंने पूरा डिमोलिश कर दिया। मैंने राजकीय अवलोकन करते हुए मतदाताओं को सजा करने की कोशिश की कि भाई देश में एकता, भाईचारा अगर कायम रखना है, नफरत की राजनीति को खत्म करना है, सबको समान अधिकार और समान तक देनी है, तो हमको जो है फांसीवादी परिबलों को, और जो लोग सत्ता में है उनकी जिम्मेदारी है कि लोग में प्यार मोहब्बत बढ़े। जिम्मेदार लोग ही ये गलत काम कर रहे हैं। तो ऐसे वक्त में जो पार्टी देश में धर्मांध फैलाने की कोशिश कर रही है, ध्रुवीकरण करने की कोशिश कर रही है, तो ऐसे लोगों को वोट देने से हमको परहेज करना चाहिए। तो आपकी उस बात को तोड़ मरोड़ कर, यानी आधा वीडियो चला दिया, आधा नहीं चला, इस तरह का? बिल्कुल, उसके अंदर से बहुत सब सिलेक्टेड बातों को लेकर ही, आप गोदी मीडिया को अच्छे तरीके से जानते हो कि गोदी मीडिया किस तरीके से काम करती है। भारतीय जनता पार्टी, विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस हमसे दुश्मनावट करती है, हिंदू भाई हमसे दुश्मनावट नहीं करता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपनी राजनीति और अपने वोटों को हथियाने के लिए, अपनी सत्ता प्राप्त करने के लिए दो समाजों को लड़ाती है। तो हमको जो है नफरत अगर करनी है या किसी के खिलाफ वोट डालना है, तो हमारे जो दुश्मनावट कर रहे हैं उनके साथ है। हिंदू समाज से तो सचमुच हिंदू से है ही नहीं। जिस तरीके से दिल्ली के अंदर आप पार्टी का शासन आया, दिल्ली दंगों में कभी भी कहीं पर जाकर के केजरीवाल जी ने किसी को सहारा देने की कोशिश नहीं की। जहांगीरपुरी डिमोलिशन के वक्त कहीं पर भी उन्होंने किसी को साथ नहीं दिया। यहाँ तक कि जब कोरोना हुआ तो कोरोना के वक्त में भी निजामुद्दीन मरकज के लिए उन्होंने बहुत बुरा भला कहा, और उसको सील लगवाने तक की नौबत उन्होंने लाकर करी। एमआईएम ने जिस तरीके से सिर्फ 2 सीटें लड़ाई, लेकिन दोनों जगह पे, दोनों में कहता हूं कि जो दोनों उम्मीदवार थे निर्दोष थे, वो जेलों में बंद थे। उन निर्दोषों को उन्होंने चुनाव के अंदर खड़ा किया। अब उसका मामला ये बना कि भारतीय जनता पार्टी ने इम्तियाज जलील और असदुद्दीन साहब के जो भाषण थे, उनको लेकर के दिल्ली की 70 सीटों पे पूरा दिल्ली दंगों को मुद्दा बना दिया। गुजरात में आप देखो, हर जगह हर चीज नकली, कोर्ट नकली, जज नकली, पुलिस नकली, एमएलए नकली, ईडी नकली, सीबीआई नकली, महंगाई, टोल प्लाजा नकली, यानी कितना। तो इसी वजह से जब इनको पता है कि हमको वोट मिलने वाला नहीं है, तो छोटी सी नगर पालिका चुनाव के लिए भी उन्होंने धाक धमकी इसीलिए अख्तियार की कि उनको पता है कि लोग नाराज हैं, तो धार्मिक ध्रुवीकरण की राजनीति नहीं करेंगे तो हम जीत नहीं पाएंगे। ये नफरतों को फैलाना, बुलडोजर की राजनीति करना, तो इन सब चीजों से अगर हमें बचना है, हम लोगों को संविधान की रक्षा करनी है, बुलडोजर की और जुल्म ज्यादती की राजनीति से बचना है, तो अब हमारे पास एक ही विकल्प और एक ही रास्ता है कि इधर उधर ना जाते हुए, भारतीय जनता पार्टी की बी टीमों को ध्यान में रखते हुए, अपक्षों को ध्यान में रखते हुए, उनको वोट ना देते हुए, हम लोग सिर्फ और सिर्फ वाहिद एक पार्टी जो सभी धर्म जाति के लोग करके चलती है, ऐसी कांग्रेस पार्टी को वोट देकर के जिताना चाहिए। आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज।
देश लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं सहल कुरैशी। दोस्तों, गुजरात एक बार फिर से चुनावी मोड में है। कई सारी नगर पालिकाओं में, महानगर पालिकाओं में कई जगहों पर चुनाव चल रहे हैं और अलग अलग खबरें गुजरात से छन छन कर निकल कर आ रही है। हमने पिछले दिनों देखा कि बड़ौदा से एक बीजेपी के नेता ने कहा कि अगर बीजेपी को वोट नहीं दोगे तो बुलडोजर चल जाएगा। उसके अलावा भी कई जगहों पर, अलग अलग जगहों से कई खबरें आई और कई जगहों से ये खबरें भी आई कि बीजेपी कहीं मरहम लगाने की कोशिश कर रही है तो कहीं नमक छिड़कने की कोशिश कर रही है। इसके अलावा कांग्रेस पार्टी इस चुनाव में अपने आप को कहां देख रही है, इसके अलावा और आम आदमी पार्टी के नेता किस तरीके की बयानबाजी कर रहे थे मुसलमानों को लेकर, मुसलमानों को क्या क्या नहीं कहा गया, और भी कई मुद्दे हैं जिस पर हम बात करेंगे। क्योंकि हमारे साथ में कांग्रेस के पूर्व विधायक दरियापुर से गयासुद्दीन शेख साहब मौजूद हैं, चुनावी प्रचार में काफी लगे हुए हैं। गयासुद्दीन साहब, आप खुद चुनाव प्रचार में लगातार लगे हुए हैं। जिस तरीके से गुजरात एक बार फिर से जो चुनावी मोड़ में है, कोई चुनाव छोटा नहीं होता है, हर चुनाव का अपना महत्व होता है। तो ऐसे में जो एक लहर नफरत की चलाई गई बीजेपी की तरफ से, आप कहां देखते हैं बीजेपी को? इस नगर पालिका, महानगर पालिका के जो चुनाव चल रहे हैं, कहां देख रहे हैं आप कांग्रेस पार्टी को? पिछले 11 सालों से, जब से 2014 से भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में आई, उसके बाद से एक नफरत की राजनीति समूचे भारत में शुरू की गई। हर जगह पर आप देखें तो नफरत की बात, मॉब लिंचिंग, पैगंबर साहब की शान में गुस्ताखी करना, मुस्लिम समाज को बुरा भला कहना, मस्जिद और मदरसों को निशाना बनाना, मुस्लिम झुग्गी झोपड़ियों को निशाना बना के बुलडोजर की राजनीति करना, और उससे ज्यादा कि भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री खुद, गृह मंत्री खुद, जब कटोगे तो बटोगे की बात करें, मंगलसूत्र लूट के ले जाने की बात करें, भैंसे चुरा जाने की बात करें, हिंदू बेटियों को भगा ले जाने की बात करें, उनके जो चुने हुए मुख्यमंत्री और उनके जो विधायक और मंत्री, जो नीतीश राणे जैसे, वो लोगों को कहो कि मस्जिद में घुस करके मारेंगे। एक तरह से तुम नफरत की राजनीति चला रहे हो, संवैधानिक लोगों को अधिकार नहीं दे रहे हो। कहीं पर भी मुस्लिम समाज के नुमाइंदे अगर किसी सभा में नजर आए तो बहुत सब जगह देखा गया कि उनसे कहा गया कि आप उठ के चले जाओ, आपके वोटों की हमको जरूरत नहीं है। और जब नगर पालिका का चुनाव आया, नगर पालिका का चुनाव छोटा चुनाव होता है, उसमें 4000 5000 के करीब मतदाता होते हैं और कई इलाके ऐसे है कि वहां पे मुस्लिम नुमाइंदा ही है या सेकुलर पार्टी का नुमाइंदा ही जीत सकता है। तो अपनी सत्ता को बनाने के लिए, हथियाने के लिए डबल स्टैंडर्ड रखते हुए एक तरफ गाली गलौज करना और दूसरी तरफ इस तरीके से, यानी लोगों को बरगला कर वोट लेने के लिए इस तरीके की कोशिश करना, और कई जगह पे मुस्लिम समाज के लोगों को टिकट भी दी गई। मैं ये साफ मानता हूं कि हर पॉलिटिकल पार्टी में हर मुस्लिम समाज की नुमाइंदगी होनी चाहिए, उससे किसी को ऐतराज नहीं है, लोकशाही भी सबको उसका अधिकार देती है। लेकिन डबल स्टैंडर्ड जिस तरीके का भारतीय जनता पार्टी का है, वो नहीं होना चाहिए। एक तरफ तुम अपमानित कर रहे हो, पैगंबर साहब की शान में तुम्हारे प्रवक्ता गुस्ताखी कर रहे हैं, तुम्हारे सांसद लोकसभा में मुस्लिम सांसद को जातिवाचक गालियां दे रहे हैं, दूसरी तरफ तुम बेरहमी पूर्वक बुलडोजर चला रहे हो, न किसी को सुन रहे हो, न किसी के एविडेंस चेक कर रहे हो, सिर्फ और सिर्फ एक जो अपनी नफरत की राजनीति के तहत जो मामले बने। मैंने आपने भी देखा कि जिस तरीके से गिर सोमनाथ में, पाटन में 300-400 साल पुराने मजार थे, मस्जिदें थी, शहीद कर दिए गए। जूनागढ़ में कई दरगाहें और मस्जिद थी, वो शहीद कर दी गई। बेट द्वारका में हमने देखा, और अब तो हमने देखा कि जो नरोड़ा के यहाँ पर कि जो हमारे हिंदू समाज की जो बस्ती है, जहाँ पे रबारी समाज के लोग थे, उसको भी बुलडोजर से जो था वहां पर, उसको भी उन्होंने पूरा डिमोलिश कर दिया। तो ऐसे वक्त में हमने जो हमारी तरफ से जो बात है, वो बात यही है कि इस नफरत की राजनीति को हिंदुस्तान की अवाम ने नकारा है, सिर्फ मुस्लिम ने नहीं, हिंदू मुस्लिम दोनों ने। ऐसा लगता था लोकसभा चुनाव में कि भारतीय जनता पार्टी 350 से ज्यादा सीट लेके आएगी, भारतीय जनता पार्टी 400 का दावा कर रही थी। लेकिन सेक्युलर हिंदू मतदाताओं को भी सलाम है, मुस्लिम और दलित पछात उनको भी सलाम है कि सबने साथ में मिलकर के बेफाम हुई भी, बेमर्यादा से काम करने वाली भारतीय जनता पार्टी को कंट्रोल में लाने का काम किया।
और 400 की बात तो दूर रही, उनके 303 भी सलामत नहीं, उनको 240 पे लाके रख दिया। यानी कोई भी राष्ट्रवादी हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जो देश से मोहब्बत करता है, प्यार करता है, देश की एकता भाईचारा में मानता है, उन सभी ने भारतीय जनता पार्टी को नकारने की पूरा भरपूर उन्होंने प्रयास किया। और आज तो इस वक्त में जो ये बात है, और जिस बात को लेकर के विवाद खड़ा किया गया कि मैंने कहा कि जिनका जमीर मरा हुआ है वही भारतीय जनता पार्टी में से नुमाइंदगी कर सकते हैं, मेरे कहने का मकसद उसमें बहुत साफ और क्लियर था कि डबल स्टैंडर्ड नहीं होना चाहिए। कोई भी आदमी कहीं से भी लड़ सकता है, भाजपा से भी लड़ सकता है, सपा बसपा किसी भी पार्टी से लड़ सकता है, लोकशाही में सबको इख्तियार है। लेकिन एक तरफ जब तुम अपमानित कर रहे हो, एक तरफ तुम हमारी अवगणना कर रहे हो, संवैधानिक अधिकार नहीं दे रहे हो, बुलडोजरों से हमारी बस्तियों को तुम शहीद कर रहे हो, तो ऐसे वक्त में कोई भी राष्ट्रवादी या कोई भी एकता भाईचारे में मानने वाला आदमी भारतीय जनता पार्टी से नुमाइंदगी नहीं कर सकता। दूसरा एक ये भी कि जिसने मुसलमानों को गालियां दी, जिसने संसद के अंदर खड़े होकर गालियां दी मुसलमान सांसद को, उसको दिल्ली चुनाव में फिर आप अपना उम्मीदवार भी बना रहे हैं। ज्यादातर ये युवा कि जो गाली दे रहा है उसको उम्मीदवार ही बना रहे हैं, और दूसरी तरफ अलग से मुसलमानों को फुसलाने का काम कर रहे हैं। बस ये जो मेरी बात थी, ये डबल स्टैंडर्ड वाली बात पे ही मेरी बात थी। बाकी वैसे कभी भी किसी को ये नहीं कह सकते तुम कि आप किसी को, लोकशाही ने जो अधिकार दिया हुआ है, संविधान ने अधिकार, हर आदमी लड़ सकता है। लेकिन मेरे जो कहने का जो मकसद था राधापुर की सभा में, वो जो कि किसी का अगर जमीर है तो वो मैंने सभी को संबोधित किया था, न कि सिर्फ मुस्लिम को। और उसमें एग्जाम्पल भी दिया था, जबकि वो बातें नहीं बताई जा रही, उसमें एग्जाम्पल भी दिया था कि 400 की बात करने वालों को 240 पर लाके खड़ा कर दिया। तो हमारे सेक्युलर हिंदू समाज के भाइयों का उसमें बहुत बड़ा योगदान है कि उन्होंने भी 10 साल से चली नफरत की राजनीति को पसंद नहीं किया है। तो ऐसे वक्त में लोगों को संबोधित करते हुए राजकीय अवलोकन करने का सबको अधिकार है। तो मैंने राजकीय अवलोकन करते हुए मतदाताओं को सजा करने की कोशिश की कि भाई देश में एकता भाईचारा अगर कायम रखना है, नफरत की राजनीति को खत्म करना है, सबको समान अधिकार और समान तक देनी है, तो हमको जो है फांसीवादी परिबलों को, और जो लोग सत्ता में हैं उनकी जिम्मेदारी है कि लोग में प्यार मोहब्बत बढ़े। जिम्मेदार लोग ही ये गलत काम कर रहे हैं। तो ऐसे वक्त में जो पार्टी देश में धर्मांध फैलाने की कोशिश कर रही है, ध्रुवीकरण करने की कोशिश कर रही है, तो ऐसे लोगों को वोट देने से हमको परहेज करना चाहिए। तो आपके उस बात को तोड़ मरोड़ कर, यानी आधा वीडियो चला दिया, आधा नहीं चला, इस तरह का बिल्कुल उसके अंदर से बहुत सब सिलेक्टेड बातों को लेकर ही, आप गोदी मीडिया को अच्छे तरीके से जानते हो कि गोदी मीडिया किस तरीके से काम करती है। कहीं पर भी मैंने कोई भड़काऊ बात ही नहीं की है। मैंने तो अगर बात भी की है तो सेक्युलर मतदाता और मुस्लिम समाज के मतदाताओं की पर बात की है। मैंने ना हिंदू समाज के बारे में बोला कभी, आज नहीं, कभी भी बुरा भला नहीं बोला, और मैं क्यों बोलूंगा। देश का हिंदू तो मुसलमानों से ज्यादा सेक्युलर है। हम तो मानते हैं कि हिंदू समाज हमारा बड़ा भाई है। मेरे अक्सर इंटरव्यू में आपने बात हमेशा दोहराई है कि सेक्युलर जो है वो हिंदू है, हमारा बड़ा भाई, हमेशा आपकी बात को कहते हैं। एक रथ के दो पहिए, वो हकीकत है, सच है। और इस बात को बार बार इसलिए कहना पड़ता है कि लोगों के अंदर भी अवेयरनेस आए कि भारतीय जनता पार्टी, विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस हमसे दुष्टनावट करती है, हिंदू भाई हमसे दुष्टनावट नहीं करता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपनी राजनीति और अपने वोटों को हथियाने के लिए, अपनी सत्ता प्राप्त करने के लिए दो समाजों को लड़ाती है। तो हमको जो है नफरत अगर करनी है या किसी के खिलाफ वोट डालना है, तो हमारे जो दुश्मनावट कर रहे हैं उनके साथ है। हिंदू समाज से तो सचमुच हिंदू से है ही नहीं। तो यानी मेरी बात बहुत ही क्लियर थी, और आज भी मैं उस बात में जो था कि मैं कायम था कि भाई जो एक तरफा तुम ये सब मज़ारात शहीद कर दो, मस्जिदें शहीद कर दो, सर्दी में बेट द्वारका के अंदर लोगों को तुम बेघर कर दो। हमारे तो गुजरात में एक प्रोटोकॉल रहा है, गाइडलाइन रही है कि 2010 तक के जिसके एविडेंस हो उनको पूरा जो है एविडेंस चेक करने के बाद उनको वैकल्पिक व्यवस्था दी जाती है। तो आप बेट द्वारका में भी दे सकते थे भाई। तुमको इतनी बड़ी भारी सर्दी में जब के पास एविडेंस है, पुरावे हैं, तो उनको वैकल्पिक व्यवस्था देने के बाद आप करो। और कहीं पर भी ये कार्रवाई हो तो उनको कम से कम 1 महीने का नोटिस दो, उनसे पूरे जवाब पर्याप्त करो। और अगर उनके उसमें आता है कि वो बहुत पुराने लोग हैं, वहां पर रह रहे हैं, आपने देखा कि हमारे अहमदाबाद जब रिवरफ्रंट बना 12,000 लोगों को ईडब्ल्यूएस पे मकान दिए गए, सरकारी जमीन थी, नदी के उसको उस वक्त भी मैंने उसके लिए बहुत लड़ाई लड़ी थी, और कुछ एनजीओ हाईकोर्ट भी गए थे, और उस वक्त हम कामयाब भी हुए थे। तो हमारा तो यही कहना है कि कहीं इलीगल कंस्ट्रक्शन है, गलत है, तो वहां पर आप जो है डिमोलिश कर सकते हैं, गौचर है, सरकारी जमीन आप कर सकते हैं। लेकिन मोदी जी ने, प्रधानमंत्री ने खुद ने ये कहा कि जहां झुग्गी वहीं पक्के मकान बना कर देंगे, तो उस पर भी तो अमल नहीं हो रहा है ना। बिल्कुल, आप एक तरफ बात कर रहे हो, एक तरफ आप ईडब्ल्यूएस बना रहे हो, लोगों को सब्सिडी दे रहे हो, लोन दे रहे हो, और एक जो लोग 50 साल से 100 साल से जहां रह रहे हैं, तो ऐसे लोगों को उनका अधिकार बनता है। गुजरात नामदार हाईकोर्ट का फैसले आए हुए हैं
ये अहमदाबाद जो रिवरफ्रंट के वक्त में फैसला है और सभी को जिन लोग रह रहे थे जिनके पास एक भी एविडेंस था उनको सभी को पक्का मकान देगा। तो हमारी बात तो यही है, हम किसी गलत चीज को बचाने की बात हम कभी नहीं करते। अब जो गिर सोमनाथ में पाटन में हुआ 500 साल पुराने मजार है, बिल्कुल जूनागढ़ में था 500 साल पुराने मजार है, दरगाह है, मस्जिद है। लेकिन अब तो मुसलमानों के बाद दलित और ओबीसी के वहां पर ही बुलडोजर चलने लग गए हैं। बिल्कुल, वो तो यानी इन्होंने तो अभी जो किया, जो अब बेचारे हिंदू समाज के जो हमारे भाई है गरीब तबके के, उनको भी निशाना बनाया जा रहा है। हमने देखा ओढो में, रबारी कॉलोनी में। लेकिन मैं अक्सर कहता हूँ कि किसी भी बात पे हिंदू मुस्लिम का एंगल और हिंदू मुस्लिम की बात हम नहीं करते। हम बात करते हैं इंसाफ की। संविधान ने जो अधिकार दिए हैं और गुजरात सरकार, गुजरात हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जो जिस तरीके की जजमेंट आए हुए उनको तुम फॉलो करते हुए अपनी कानूनी कार्रवाई करो। कहीं विकास करना है, इस जगह की जरूरत है, उससे कोई रोक नहीं सकता। लेकिन कम से कम जिनका हक और अधिकार है और पूर्णतः उनके पास एविडेंस है, पुरावे हैं, तो उनको जो है उनका अधिकार मिलना चाहिए। ये हमारी बात है। लेकिन ऐसे में क्या भाई, जिस तरीके से एक तरफ बुलडोजर की राजनीति, नफरत की राजनीति, दूसरी तरफ बरोड़ा से एक बीजेपी का नेता खड़ा होकर कहता है कि अगर हमको वोट नहीं दिया, बीजेपी को वोट नहीं दिया तो बुलडोजर चला देंगे हम। तो ऐसे में जो चुनाव चल रहे हैं, चुनाव से पहले मतदाताओं को बाकायदा धमकाया जा रहा है, डराया जा रहा है। चुनाव की प्रक्रिया जब से शुरू हुई है, बहुत सब जगह गुजरात में पुलिस को काम पर लगा करके, सरकारी तंत्र को काम पे लगा करके, असामाजिक तत्वों को काम पे लगा कर, डरा कर, धमका कर लोगों के फॉर्म वापस विड्रॉल कराने का काम किया है। उसमें पूरा तंत्र शामिल है। ऐसा यूपी बिहार में हम देखते थे। आज तक गुजरात में इस तरीके की राजनीति नहीं हुई। 2022 की विधानसभा से गुजरात में ये मामला जो है शुरू हुआ है। और अब तो ये नगर पालिका के चुनाव में भी इतनी धाक धमकी, और उनका जवाबदार आगेवान बड़ौदा में अगर ये कहे कि तुम अगर हमको वोट नहीं दोगे तो तुम्हारे मकान सलामत नहीं रहेंगे, तो ये सोच सकते हैं कि गुजरात के अंदर किस तरीके की, कैसी नफरत की और कैसी धाक धमकी की राजनीति चल रही है। तो उन्हीं बातों को लेकर के आज हम तमाम समाज के लोगों से ये अपील भी करते हैं कि आप लोगों को नफरत की राजनीति के खिलाफ गुजरात की एकता, भाईचारा बना रहे। गुजरात देश का नंबर 1 राज्य बना रहे। हमारा जो देश है, महान भारत देश, वो विश्व की महासत्ता बने, उसके लिए हमको प्रयास करने पड़ेंगे। और छोटे छोटे चुनावों से जो है बड़े चुनावों का जो माहौल बनता है, आज नगर पालिका के हैं, कल जिला पंचायतों के, महानगर पालिका के भी चुनाव आने वाले हैं। तो ऐसे वक्त में तमाम सेक्युलर लोग, मैं किसी एक कम्युनिटी के तमाम सेक्युलर लोगों के, हिंदू सेक्युलर से लोगों के साथ मिलके जो नफरत को पसंद नहीं करते हैं, जो एकता भाईचारे बनते हैं, उनके साथ मुस्लिम समाज को इकट्ठा होकर के पूरा 100% मतदान करके नफरत की राजनीति को करारा जो है चोट देनी चाहिए। लेकिन जिस तरीके से आपने कहा कि जो सेक्युलर पार्टियां हैं उनको आना चाहिए एक साथ, लेकिन अभी देखा जा रहा है कि सिर्फ बीजेपी नहीं, जो सेक्युलर पार्टियां जिसे मुसलमान मानता है, सेक्युलर पार्टी जिसे दूसरे लोग मानते हैं, वो आम आदमी पार्टी खुद को सेक्युलर कहती है, लेकिन उसके नेता भी मुसलमानों के खिलाफ जो अनाप शनाप बकवास करके फिर माफी मांग लेते हैं। आप पार्टी के अध्यक्ष ने जिस तरीके का बयान दिया था कि मुस्लिम समाज के नेतागिरी करने वाले बुटलेगर है, और जिस तरीके से दिल्ली के अंदर आप पार्टी का शासन आया, दिल्ली दंगों में कभी भी कहीं पर जाकर के केजरीवाल जी ने किसी को सहारा देने की कोशिश नहीं की। जहांगीरपुरी डिमोलिशन के वक्त कहीं पर भी उन्होंने किसी को साथ नहीं दिया। यहाँ तक कि जब कोरोना हुआ तो कोरोना के वक्त में भी निजामुद्दीन मरकज के लिए उन्होंने बहुत बुरा बुला कहा और उसको सील लगवाने तक की नौबत उन्होंने लाकर डिप्टी सीएम के पास कुछ मुसलमान गए तो उन्होंने ये कह दिया कि सॉरी मैं कुछ मदद नहीं कर सकता। बिल्कुल, उन्होंने ये जवाब दिया। और जब शाहीन बाग का आंदोलन चल रहा था उस वक्त भी किसी से मुलाकात नहीं की। उनका खुद का जो काउंसिलर वो जेल में बंद था, उसको भी उन्होंने पार्टी से, ताहिर हुसैन को पार्टी से निष्कासित कर दिया। और किसी, जबकि वो निर्दोष है, ऐसे निर्दोष लोगों के लिए भी वो कभी अल्फाई, तो उसका खामियाजा भी उनको वहां पर भुगतना पड़ा। ये कारण नहीं था। जो जेल में गए, जो मनीष सिसोदिया वगैरह, उन सबको टिकट दिए उन्होंने और ताहिर हुसैन से किनारा कर लिया। हाँ बिल्कुल, बिल्कुल सही बात है। उन्होंने जब उनके जो बंदे थे खुद ये जेल में जाकर गए तो उनसे किनारा कर लिया। और दूसरी तरफ मैं आपको बहुत यानी कहना चाहता हूँ कि जिस तरीके से वहां पे इसकी जो कमियां थी आप पार्टी की, मुस्लिम समाज की जो अनदेखी करते थे, उसका भी खामियाजा भुगता। दूसरा कि एमआईएम ने जिस तरीके से सिर्फ 2 सीटें लड़ाई, लेकिन दोनों जगह पे, दोनों में कहता हूं कि जो दोनों उम्मीदवार थे निर्दोष थे, वो जेलों में बंद थे। उन निर्दोषों को उन्होंने चुनाव के अंदर खड़ा किया। अब उसका मामला ये बना
कि भारतीय जनता पार्टी ने इम्तियाज जलील और असदुद्दीन साहब के जो भाषण थे उनको लेकर के दिल्ली की 70 सीटों पे पूरा दिल्ली दंगों को मुद्दा बना दिया, पूरा दिल्ली के दंगों को मुद्दा बना दिया और हिंदू मुस्लिम की ध्रुवीकरण की राजनीति करते हुए दिल्ली विधानसभा जो थी वो जीतने में कामयाब हो गई। और बहुत दुख के साथ कहना पड़ेगा, जिस तरह के गुजरात में यहाँ पर ओवैसी साहब ने 2 सीट लड़ाई, एक जमालपुर हम जीत पाया और मैं जो था मैं चुनाव हारा, जो ध्रुवीकरण हुआ उसमें मेरा हिंदू मतदाता भी प्रभावित हुआ। और उसी तरीके से वहां की मुस्तफाबाद सीट के ऊपर भी जो वोटों का बंटवारा हुआ कि जहां मुस्लिम विधायक था उसको भी खमियाजा भुगतना पड़ा। एक तरफ एमआईएम कहती है कि हम मुस्लिम क़यादत कड़ी करने आए हैं, मुझे तो कहीं बिहार में भी नहीं लगा कि क़यादत खड़ी हुई, न उत्तर प्रदेश में लगा, न महाराष्ट्र में लगा, गुजरात में तो मैं खुद आपके सामने बैठा हूं कि मुझे उनकी सियासत का भोग बनना पड़ा। और नया ही मुस्तफाबाद में ये सीट जो हमारी सीट थी वो भी हमको घुमानी पड़ी। ये देश में हर पार्टी को मैं कहता हूँ अधिकार है लड़ने का, लेकिन हमको समझना पड़ेगा कि भारत पाकिस्तान के विभाजन के बाद हमारी मुस्लिम समाज की इतनी आबादी नहीं है कि हम अकेले राजनीति कर सके। तो अभी यहाँ पर गुजरात में भी फिर से आ गई है एमआईएम, भी सारे गांव गांव जाकर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं एमआईएम के नेता। हाँ, यहाँ पर भी उन्होंने खड़े किए हैं, आप पार्टी ने खड़े किए हैं। और भारतीय जनता पार्टी तो बहुत शातिर है, उसने कई जगह पर बहुजन समाज पार्टी में उसके उम्मीदवार खड़े रखे, क्योंकि बसपा मायावती जी की पार्टी हम देख रहे हैं कि बहुत टाइम से बीजेपी का ही काम कर रही है। बिल्कुल। और बहुत सब जगह उन्होंने खड़े किए और बहुत सब जगह में पूरे गुजरात का दौरा किया मैंने और इमरान खेड़ावाला ने। हमने देखा कि इतने सब अपक्षों को भाजपा ने खड़ा कर दिया है और हमारे वोटों को बिगाड़ने का, हमारे वोटों को का जो खेल खराब करने के लिए भाजपा ने दूसरा हथकंडा आजमा लिया है। तो हम तो सभी लोगों से गुजारिश करते हैं कि आप लोग समझें कि इनकी राजनीति को हमको समझना पड़ेगा। वाहिद एकमात्र कांग्रेस पार्टी है हिंदुस्तान में फिलहाल, उसने 60 साल से ज्यादा देश में शासन भी किया है। तो हो सकता है कि गलती भी हुई है और गलतियों का खमियाजा भी भुगत रहे हैं। मैं ये नहीं कहता हूं कि उससे गलती नहीं हुई है, लेकिन बहुत सब लोग मुझे कहते हैं कि तुम आदमी बहुत अच्छे हो लेकिन तुम्हारी पार्टी जो है खुल करके नहीं बोलती है, खुल करके बात नहीं करती। ये सवाल हमेशा उठता है यासुद्दीन साहब कि कांग्रेस पार्टी की तरफ लोग देखते जरूर हैं, तो लेकिन कांग्रेस पार्टी में से क्यों गुजरात में सिर्फ गयासुद्दीन शेख ही बोलेगा, क्यों दिल्ली के अंदर सिर्फ राहुल गांधी ही बोलेगा, उसके अलावा दूसरे कोई नेता आगे क्यों नहीं आते हैं? चाहे एमआईएम का विरोध करना हो, चाहे आम आदमी पार्टी का विरोध करना हो, बीजेपी की हिंदू मुसलमान की राजनीति का कुछ विरोध करना हो, तो गयासुद्दीन शेख को ही आगे किया जाएगा, दूसरे कोई नाम आगे नहीं आ सकता। ऐसा क्यों होता है आखिर? गुजरात में बहुत लंबे टाइम से, पिछले 17 सालों से मैं राजनीति करते ही आया था और हक गोई हमेशा मुखर होकर के मैंने की है। पिछले 7 साल से बखूबी इमरान खेड़ावाला मुझे बहुत अच्छा साथ दे रहे हैं। हम साथ में मिलकर ही भारतीय जनता पार्टी के और जितनी भी हमारी मुखालिफिन पार्टी है और मुस्लिम समाज के और तमाम समाज के लोगों के हित की बात हम लोग बहुत मुखर होकर के हम लोग करते हैं। लेकिन आपको मैं कहूं कि आपकी बात में वजूद है कि जिस तरीके से और लोगों को मुखर होकर के आना चाहिए, इस तरीके से बहुत सब जगह नहीं आते। लेकिन वाहिद कांग्रेस पार्टी ऐसी है आज देश में। मैंने बहुत सब लोगों को जवाब दिया, मैंने कहा मुझे विकल्प बता दो कि भारतीय जनता पार्टी का अगर कोई विकल्प हो, कोई सेक्युलर जमात, तो मैं कल कांग्रेस छोड़ दूं, मैं उनके साथ चला जाऊं। लेकिन कोई हमारे पास कोई विकल्प भी नहीं है और कांग्रेस की नीतियां खराब नहीं है, कुछ नेताओं की मानसिकता जो है, ये धर्म की नेताओं की नीयत खराब है, कुछ नेताओं की जो है वो नीयत खराब है। लेकिन राहुल गांधी आज ऐसा माहौल देश में, हिंदुत्व की तरफ पूरा माहौल, देश के अंदर हिंदू मुस्लिम धार्मिक ध्रुवीकरण की राजनीति, नफरत की राजनीति, लेकिन वही देख राहुल गांधी है कि जिन्होंने भारत जोड़ो यात्रा निकाली, नफरत छोड़ो भारत जोड़ो, उन्होंने कश्मीर से कन्याकुमारी तक की यात्रा निकाली, उसके बाद न्याय यात्रा भी निकाली और अपने सिद्धांतों पे वो अड़ग है, बहुत मुखर होकर के, चाहे कितना भी कांग्रेस पार्टी को नुकसान हुआ हो। क्योंकि जब सेकुलरिज्म की बात करते हैं, सर्वधर्म समभाव की बात करते हैं, तो दूसरी सेकुलर पार्टी आपको निशाना बनाती है कांग्रेस को कि सिर्फ मुस्लिम की पार्टी है। लेकिन कांग्रेस पार्टी सभी की पार्टी है। कांग्रेस पार्टी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हर कौम को साथ में लेके चलती है। वाहिद एक पार्टी ऐसी है कि जिसके गुलदस्ते में हर तरह के फूल है, हर कलर के फूल है। लेकिन कांग्रेस पार्टी की नीति गलत नहीं, कुछ नेताओं की मानसिकता जरूर मैं कहूंगा कि ये माहौल के चलते हुई है, लेकिन ओवरऑल
99% जो है कांग्रेस सेक्युलर है। और आज की तारीख में इस देश के सेक्युलरिज्म को, भाईचारे को, नाइंसाफी के सामने अगर कोई लड़ सकता है तो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस ही लड़ सकती है। इसीलिए हम जहां भी जा रहे हैं, मैं और इमरान खेड़ावाल लोगों को यही अपील कर रहे हैं कि सेक्युलर फोर्सेस को हम मदद करेंगे। छोटे चुनावों में अगर हम कांग्रेस को मजबूत करेंगे तो कल हम भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला नगर पालिका में, जिला पंचायतों में, महानगर पालिकाओं में, तालुका पंचायत पर कर पाएंगे। और 2027 में, क्योंकि ऐसा जरूरी नहीं है कि किसी का ठेका नहीं है कि वही आएगा, ठीक है, इनको 27 साल से ज्यादा हो गए भारतीय जनता पार्टी को, लेकिन जब परिवर्तन होता है तो बहुत जबरदस्त तरीके से परिवर्तन है। लोगों के अंदर बेकारी, महंगाई पे सबको, हिंदू समाज में भी नाराजगी है, लेकिन अगर अच्छा विकल्प करके हम देते हैं और हम यहाँ से नगर पालिकाओं से, छोटे चुनाव से शुरुआत करते हैं और सेक्युलर जमात को और कांग्रेस को मजबूत करते हैं, तो मैं मानता हूं कि फासिस्ट ताकतों का हम लोग सामना करवाएंगे। और जो जुल्म हो रहा है गुजरात में, उस जुल्म को रोकने के लिए भी सेक्युलर ताकत को मजबूत करना बहुत जरूरी है। इसलिए तमाम लोगों को अपना जो पसंद नापसंद को दरकिनार करते हुए, जब बड़ा मकसद हो तो छोटी बातों को भूलना पड़ता है, वो भूल करके सेक्युलर कांग्रेस पार्टी को एक तरफा मतदान करके ये 62 नगर पालिका में अपना वोट देकर के विजयी बनाए। ऐसी बात हम सब जगह जाके कर रहे हैं। एक आखिरी सवाल मुझे ये करना था कि सब कहते हैं कि हाँ भाई लोकतंत्र खतरे में है। जनसंघ से जुड़ी हुई एक बहुत पुरानी नेता कार्यकर्ता गुजरात से ही है। पिछले दिनों अखबार में उनका आया था कि उन्होंने कहा कि जिस तरीके से इस चुनाव के अंदर बीजेपी कई सारे सीटें बिना चुनाव लड़े जो जीत गई है, उस पर जनसंघ की एक नेता ने कहा कि अब लोकतंत्र खतरे में है, भाजपा सही नहीं कर रही। बिल्कुल लोकतंत्र खतरे में, ये मैंने आपको कहा 2022 में भी यही हुआ है, विधानसभा चुनाव में भी यही हुआ है, महाराष्ट्र में भी यही हुआ है, दिल्ली में भी हुआ है। हजारों लोगों के नामों को काट देना, हजारों लोगों को मतदान से वंचित करना, जो लोग खड़े रह रहे चुनाव में उनको डराना, धमकाना, विड्रॉ कराना। और इस वक्त तो इसकी पराकाष्ठा हो गई। इस वक्त का जो ये जो नगर पालिका का जो चुनाव है, उसमें तो यानी समझ लो, मैंने इसका उल्लेख किया कि उत्तर प्रदेश और बिहार में भी जिस तरीके का माहौल नहीं होता है, जिस तरीके की गुंडागिर्दी नहीं होती है, जिस तरीके की धाक धमकी नहीं होती है, वो तमाम चीजें इस नगर पालिका के चुनाव में भी हुई है। और लोकशाही खतरे में, इसीलिए इस बातों को लेकर संविधान खतरे में, इसी बातों को लेकर के हम सभी धर्म समाज के लोगों से अपील करते हैं कि तमाम लोग देश के संविधान को बचाने के लिए, देश के न्याय तंत्र को बचाने के लिए, देश की एकता भाईचारा को बचाने के लिए, एकता अखंडता को बचाने के लिए सेक्युलर जमातों को मजबूत करो और एक तरफा होकर के कांग्रेस पार्टी को मतदान करो। इधर उधर हमको देखना नहीं है, हमको सिर्फ यही देखना है कि छोटे चुनाव से अभी शुरुआत करो। अगर ये 62 नगर पालिकाओं से हम भाजपा को हराने की कोशिश करेंगे और हरा पाएंगे तो आने वाले दिनों में महानगरों में भी हराएंगे। और 2027 के अंदर कि जब ये चुनाव अगले विधानसभा का आएंगे तो जरूर मुझे उम्मीद है कि गुजरात की आवाम भी भारतीय जनता पार्टी की भ्रष्ट नीति, गुजरात में आप देखो हर जगह हर चीज नकली, कोर्ट नकली, जज नकली, पुलिस नकली, एमएलए नकली, ईडी नकली, सीबीआई नकली, महंगाई, टोल प्लाजा नकली, यानी कितना। तो इसी वजह से जब इनको पता है कि हमको वोट मिलने वाला नहीं है, तो छोटी सी नगर पालिका चुनाव के लिए भी उन्होंने धाक धमकी इसीलिए अख्तियार की कि उनको पता है कि लोग नाराज हैं। तो धार्मिक ध्रुवीकरण की राजनीति नहीं करेंगे तो हम जीत नहीं पाएंगे। ये नफरतों को फैलाना, बुलडोजर की राजनीति करना, तो इन सब चीजों से अगर हमें बचना है, हम लोगों को संविधान की रक्षा करनी है, बुलडोजर की और जुल्म ज्यादती की राजनीति से बचना है, तो अब हमारे पास एक ही विकल्प और एक ही रास्ता है कि इधर उधर ना जाते हुए, भारतीय जनता पार्टी की बी टीमों को ध्यान में रखते हुए, अपक्षों को ध्यान में रखते हुए, उनको वोट ना देते हुए, हम लोग सिर्फ और सिर्फ वाहिद एक पार्टी जो सभी धर्म जाति के लोग करके चलती है, ऐसी कांग्रेस पार्टी को वोट देकर के जिताना चाहिए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। शुक्रिया, आपने भी मुझे बुला के अपनी बात रखने का मौका दिया। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।